जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है पोषण न्यूट्रिशन, इसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पोषण होता क्या है। देखिए जब हम भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को तोड़कर रक्त में मिलाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जो भोजन में पोषक तत्व उपस्थित हैं वो पाचन की क्रिया के द्वारा टूटकर किस में मिल जाते हैं? ये पोषक तत्व टूटकर रक्त में मिलते हैं किसके द्वारा? पाचन की क्रिया के द्वारा। पाचन की क्रिया, तो इसके हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो होता है हमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए, दूसरा होता है शरीर में वृद्धि निर्माण हो सके, और रोगों से रक्षा के लिए, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा हो सके। भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं जो हमें पोषण में हमें प्राप्त होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स या शर्करा। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वसा या प्रोटीन, विटामिन, जल या वाटर, खनिज लवण मिनरल्स, प्रोटीन, प्रोटीन इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं मोटा चारा या रूक्षांश, रॉफेज। तो इसको किस तरीके से आपको याद रखना है? कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन, 3-3 करके याद रखना। कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन, जल खनिज लवण प्रोटीन और रूक्षांश। कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन, जल खनिज लवण प्रोटीन और रूक्षांश। इस तरीके से इसको तेजी से याद रखना राइमिंग में, तो याद हो जाएगा। बाकी इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा के क्या कार्य हैं, जल खनिज लवण प्रोटीन मोटा चारा या रूक्षांश। विटामिन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्ब से बना होता है कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सिंबल सी। O फॉर ऑक्सीजन, एंड हाइड्रेट H। हाइड्रेट आयन होता है H+। हाइड्रेट किसको बोलते हैं? H+ आयन को, तो यहाँ H आ गया। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें C, O और H 3 तत्व पाए जाते हैं। CHO, COH। क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित होता है इसीलिए इसको, यह क्या हो गया? कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करने में किसकी भूमिका होती है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की। ये क्या होता है? दुनिया की कोई भी चीज जिसे आप खाते हो जो आपको मीठा लगता है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया तो उससे आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 4.2 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। C6H12O6। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ C12 और O फॉर 6। तो 6 को इससे हम जब काटते हैं तो 1.2.1। तो यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया? 1:2:1। यानी 2 अणु हाइड्रोजन के होंगे तब आपको 1 अणु कार्बन का और 1 अणु ऑक्सीजन का चाहिए। इस तरीके से आपका कार्बोहाइड्रेट बना होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। क्या है मोनोसैकेराइड? इसको देखते हैं। मोनोसैकेराइड जो होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का 1 अणु होता है। कितना होता है? 1 अणु। और इसका जो सामान्य फॉर्मूला था कार्बोहाइड्रेट का वो क्या था? C6H12O6। तो इसका 1 अणु होता है इस यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला होता है ये ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल रूप होता है। सबसे बेसिक क्या होता है? ग्लूकोज। तो आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं मोनोसैकेराइड के। वो है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज। ग्लूकोज
का क्या कार्य होता है? देखिए, तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आपको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। आप जब रनिंग करते हो वहाँ आप ग्लूकोज पीते हो तो ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें ग्लूकोज दिया जाता है। फ्रक्टोज से आपको क्या याद रखना, फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? फलों में। फ्रक्टोज जो होता है ये फलों में पाया जाता है, और फ्रक्टोज जो है सबसे मीठा प्राकृतिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रक्टोज ही है। फ्रक्टोज कैसा है? प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में पाया जाता है और जो सबसे मीठा है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। बाकी ये आपको पता होगा, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, यहाँ जो बच्चे साइंस के थे, तो आज सैकरीन जो होता है ये चीनी से 550 गुने ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन ये कैसा होता है? कृत्रिम होता है, कृत्रिम। राइबोज, राइबोज आपने पढ़ा था, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए आरएनए में वहाँ क्या था? राइबोज शर्करा था, तो ये राइबोज डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज सबके बारे में देख लिया। इनको याद रखना, गैलेक्टोज का आगे क्या यूज है ये आप देखने वाले हो। जो मोनोसैकेराइड है उनके एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड राइबोज, इनके जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी आपको याद रखनी है। फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। ये राइबोज जो है ये डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। बाकी जो सैकरीन है ये चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। डाईसैकेराइड, देखिए डाई का मतलब होता है दो अणु। जब कार्बोहाइड्रेट के दो अणु मिलकर के किसी एक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाईसैकेराइड। किसी एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तो उसे हम डाईसैकेराइड बोलते हैं। मोनोसैकेराइड बिल्कुल सरल थे, मोनोसैकेराइड की तुलना में ये जटिल हो गए क्योंकि इसमें दो अणु मिल जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, यहां से माल्टोज याद रखना। जो सबसे बेसिक था वो तो ग्लूकोज था, C6H12O6, तो ये तो सारे मिलने वाला है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। बाकी सुक्रोज जो है ये मीठा होता है। सुक्रोज आपको पता है चीनी में, गुड़ में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, तो ये मीठा होता है। और सबसे मीठा वहां पर क्या था? फ्रक्टोज था जो कि फलों से प्राप्त होता था। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज में दो अणु पाए जाते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। एंड लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज एंड माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब ग्लूकोज के दो अणु मिल जाते हैं तो माल्टोज का निर्माण करते हैं, जब ग्लूकोज और लैक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज का निर्माण करते हैं, जब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज का निर्माण करते हैं। सुक्रोज आपको मैंने बताया कि सुक्रोज किस में पाया जाता है? टेबल चीनी में। सुक्रोज यही जो अपनी चीनी होती है उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज। चाहे वो गुड़ हो उसमें भी क्या है? सुक्रोज होता है। सुक्रोज जो होता है ये गन्ना में, चुकंदर में, इन सब सारी चीजों में क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो इसको याद रखना, गुड़ में, गुड़ है आपकी चीनी, चीनी किससे बनती है? गन्ना से, तो गन्ना में भी, और चुकंदर में, इन सारे में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, और प्रोटीन कौन सी होती है दूध में? कैसीन। कैसीन प्रोटीन होती है एंड लैक्टोज शर्करा होती है। यहां से आपको एक चीज ये और याद रखनी है, आपको मैंने पाचन चैप्टर में बताया था छोटी आंत एंजाइम का स्राव करती थी, सक्कस इंटिकस, सक्कस इंटिकस में आपको मैंने केवल इरेप्सिन के बारे में बताया था जो क्या करता था? प्रोटीन का पाचन करता था। बाकी सक्कस इंटिकस में सुक्रेज, लैक्टेज एंड माल्टेज एंजाइम भी थे। तो सुक्रेज सुक्रोज का पाचन करता है। हमारे शरीर में सुक्रोज का पाचन कौन करता है? सुक्रेज।
एज लगा हुआ होगा वो एंजाइम होगा, एंजाइम एंजाइम। और जिसमें ओज लगा होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो सुक्रेज, सुक्रोज का पाचन, लैक्टेज, लैक्टोज का पाचन, माल्टेज, माल्टोज का पाचन। इस तरीके से आपको याद रखना है, सुक्रेज, लैक्टेज एंड माल्टेज। ये एंजाइम कहाँ से निकलते थे, छोटी आंत से। इनको हम मुख्य रूप से इनको क्या बोलते थे, इनके समूह को सक्कस इंट्रिकस बोलते थे। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करता है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन करता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन करता है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड है, ये दो से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, इसलिए बहुत जटिल हो जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है, बहुत जटिल होती है, जटिल शर्करा होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो महत्वपूर्ण है, उन्हीं को याद रखना है आपको। बाकी पॉली लगा हुआ है तो आप समझ जाओ दो से अधिक अणु होंगे, किसके, मोनोसैकेराइड के। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का रूप है वो मोनोसैकेराइड से ही बनेगा, क्योंकि वह सबसे बेसिक था। जैसे काइटिन है, तो काइटिन का क्या क्या काम होता है। काइटिन जो होता है, ये कीटों की जो त्वचा होती है, वाहक कंकाल होता है, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन से आपको केवल इतना याद रखना है, काइटिन। सेकेंड आपको याद रखना है स्टार्च के बारे में। स्टार्च के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, स्टार्च का क्या क्या यूज होता है। स्टार्च जो होता है ये आयोडीन की जांच में प्रयोग किया जाता है। स्टार्च सबसे पहले याद रखना, आयोडीन की जांच में किसका यूज किया जाता है, स्टार्च का। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, वे इसे किस रूप में संचित रखते हैं, स्टार्च के रूप में। यानी ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, स्टार्च का। इसीलिए हम स्टार्च को क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज। तो स्टार्च किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, ये भी याद रखना। या जल में घुलनशील नहीं होता है। कैप्सूल का जो ऊपर वाला जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, स्टार्च की बनी होती है। तो स्टार्च के आपने बहुत सारे यूज देख लिए। स्टार्च को हम अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। देखिए आयोडीन के घोल को स्टार्च काला या नीला कर देता है, काला या नीला। तो इससे परीक्षण हो जाता है कि इसमें आयोडीन की मात्रा है। तो आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का यूज किया जाता है। स्टार्च जल में अघुलनशील है। बाकी स्टार्च के बारे में आपने देख लिया है, और काइटिन के बारे में। एंड सेलुलोज क्या है, देखिए सेलुलोज जो पेड़ों की छाल होती है वो होती है सेलुलोज की। पेड़ों की छाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके लिए जो बैक्टीरिया चाहिए वो मनुष्य के अंदर नहीं होते हैं, इसीलिए सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। बहुत जानवरों में सेलुलोज का पाचन होता है, केवल सुअर को छोड़कर। सभी के सभी जानवर जो हैं सेलुलोज को पचा लेते हैं, लेकिन सुअर सेलुलोज को नहीं पचा पाता। सेलुलोज को हम बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। सेलुलोज को क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज। और स्टार्च को क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज एंड सेलुलोज को हम बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। कागज, कपास, नोट आदि किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। बाकी जो अनाज होता है, अनाज, गेहूं का दाना आप ले लो, उसकी जो ऊपरी परत है वो किसकी बनी हुई है, स्टार्च की बनी होती है। ये जो आंतरिक भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इसीलिए चोकर में क्या पाया जाता है, स्टार्च, क्योंकि चोकर ऊपर की भूसी होती है, तो इसमें स्टार्च होता है, और आटा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपने पॉलीसैकेराइड्स में जो एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं, वो काइटिन, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, ये भी याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका न्यूट्रिएंट्स है, जो भोजन के प्रमुख घटक थे, उनमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है वसा। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैट। उर्दू में चर्बी बोलते हैं इसको। देखिए वसा क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं होता है वो वसा का रूप ले लेता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट में आपको पता था, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। तो यहाँ भी वही होगा, क्योंकि ये बना किससे है, कार्बोहाइड्रेट से बना है। यह शरीर के निर्माण में 15% भाग लेता है। कितना लेता है, 15%।
वसा देखिए हल्का होता है। वसा जो होता है ये हमारी मांसपेशियों से हल्का होता है वसा। वसा की जो मात्रा है ये आमतौर पर महिलाओं में अधिक होती है, इसीलिए उनका जो वजन होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन शरीर बहुत बड़ा आपको दिखता है। तो महिलाओं में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। वसा से जो याद करने वाली बात है वो ये याद रखनी है कि 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें। 9.3 किलो कैलोरी। तो सर्वाधिक ऊर्जा जो न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? हमें वसा से मिलती है। वसा का में जो अम्ल पाया जाता है वो पामीटिक अम्ल पाया जाता है। वसा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? पामीटिक अम्ल। पामीटिक एसिड पाया जाता है वसा में। बाकी वसा के आपको एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जो ऊंट का कूबड़ होता है, जो सांड होता है उसका कूबड़, ये किसके बने होते हैं? इसमें वसा संचित रहती है। वसा हमें शरीर में चोट लगने से बचाता है, वसा हमें सर्दी से बचाता है, ये हमारे तापमान को नियंत्रित करके रखता है, वसा हमें सुंदरता प्रदान करता है। यानी वसा के बहुत सारे काम होते हैं। यानी बहुत सारे विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए विटामिन जो होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कुछ जल में होते हैं। तो आपको क्या करना है कि जल वाले याद रखने हैं, जिससे क्या होगा, बाकी बचे हुए आपके वसा में घुलनशील हो जाएंगे। तो जल के जो याद रखना है, W4 वाटर एंड B4 विटामिन बी एंड C4 विटामिन सी। तो WBC से याद रखना है, WBC से। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये किस में घुलनशील होते हैं? वाटर में। विटामिन बी और सी किस में होते हैं? वाटर में। तो WBC से याद रखना है आपको, WBC से। बाकी जो बचे हुए विटामिन ए, डी, एच, ई, के, ये सारे के सारे किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पामीटिक अम्ल। 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 9.3 किलो कैलोरी। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। हमारे शरीर के निर्माण में वसा का कितना योगदान होता है? तो 15%। ये जो क्वेश्चन मन लीनियर है उनको याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो है आपका प्रोटीन। प्रोटीन देखिए बहुत योगदान है हमारे शरीर में प्रोटीन का। प्रोटीन जो होता है शरीर में वृद्धि, विकास, इन सब चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक होता है। आमतौर पर बच्चों में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय बच्चों का जो शरीर होता है वो ग्रोथ पर होता है, इसीलिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट थे, वहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन था। यहाँ पर नाइट्रोजन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो इसकी जो संरचना हो जाती है वो अत्यधिक जटिल हो जाती है। तो प्रोटीन की संरचना जो होती है वो अत्यधिक जटिल होती है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आ गया तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजनी पोषक तत्व। जबकि यहाँ नाइट्रोजन नहीं था तो ये नाइट्रोजनी पोषक तत्व नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी पोषक तत्व है। आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजनी पोषक तत्व है। देखिए एक प्रोटीन का निर्माण किस तरीके से होता है उसको आप समझ सकते हो कि एक प्रोटीन के निर्माण के लिए आपको 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। किसकी? 20 एमिनो एसिड की। 20 एमिनो एसिड में 10 तो आपके शरीर में होते हैं पहले से, तो इसीलिए इन्हें हम अनावश्यक बोलते हैं, अनावश्यक। और 10 आपको बाहर से चाहिए, जो आपको भोजन से प्राप्त करने वाले हो, तो इनको हम बोलते हैं आवश्यक। 10 अनावश्यक कौन से हैं? जो आपके शरीर में पहले से हैं। और 10 भोजन से आपको प्राप्त करने हैं अमीनो एसिड, जो कि आवश्यक होते हैं। तो ये हम भोजन से किससे प्राप्त होते हैं? सोयाबीन से, मशरूम से, दाल से। जो आवश्यक वाले अमीनो एसिड हैं हमें इन चीज़ों से प्राप्त होते हैं ज़्यादातर। बाकी कुछ कुछ मात्रा रहती है जो आप खाते रहते हो उन चीज़ों में भी। जो मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के वो सोयाबीन, मशरूम और दाल ही है। अंडा भी प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत होता है। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है वो सोयाबीन में,
सेकंड मशरूम में, थर्ड दाल में। दाल तो आमतौर पर सबके घर पे चलती रहती है, तो इससे हमें दाल से प्रोटीन मिल जाती है। तो एक प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो 20 एमिनो अम्ल से होता है। तो ये प्रोटीन एमिनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक होता है। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल का बहुलक होता है। यह शरीर के निर्माण में 15% योगदान देता है। कितना, 15%। 15% वसा, 15% प्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट है इसका योगदान होता है 1%, क्योंकि ये डेली का डेली हम खाते रहते हैं, ऊर्जा बनती रहती है, और बाकी हम काम वगैरह करते रहते हैं। साथ ही आपको ये याद रखना है कि जब आपके शरीर में सबसे पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, उसके बाद जो ऊर्जा मिलती है वसा से। यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो गई, आप व्रत वगैरह हो, तो किससे मिलेगी, वसा से। उसके बाद यदि वसा की भी मात्रा खत्म हो गई, तब आपके शरीर गलना प्रारंभ होगा और आपको प्रोटीन से ऊर्जा मिलेगी। तो 1 ग्राम प्रोटीन से जो ऊर्जा होती है वो 4.3 किलो कैलोरी मिलती है। 4.3 किलो कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है हमें, वसा से। उसके बाद प्रोटीन से। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ 9.3, यहाँ 4.3, यहाँ 4.2, ये आप पढ़ चुके तीनों। बाकी जो प्रोटीन से जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो यही है, इनको याद रखना। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन, मायोसिन। मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन। दूध में कैसीन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन। मांसपेशी में मायोसिन। गेहूं में ग्लूटामिन। गेहूं में ग्लूटामिन। इसको 3-4 बार बोलना, याद हो जाएगा। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटामिन। मांसपेशी में मायोसिन। दूध में कैसीन। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में ग्लोबुलिन। रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन। रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। तो बाह्य कंकाल में वहाँ कैरोटीन प्रोटीन भी पाया जाता है। कीटों के बाह्य कंकाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन। तो काइटिन, कैरोटीन याद रखना इस तरीके से। मांसपेशी में मायोसिन, गेहूं में ग्लूटामिन, दूध में कैसीन, रक्त में ग्लोबुलिन। बाकी आपको मैंने ये बता दिया कि जो सर्वाधिक प्रोटीन होती है वो सोयाबीन, उसके बाद मशरूम, उसके बाद दाल। ये क्रम पूछा गया है कई बार बीपीएससी के एग्जाम में, को याद रखना आप। सर्वाधिक प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सोयाबीन है, उसके बाद मशरूम, उसके बाद दाल। सोयाबीन, मशरूम और दाल। नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो है आपका खनिज यानी मिनरल्स। ये कैसे होते हैं, अकार्बनिक, क्योंकि कार्बन तो इसमें आने वाला है नहीं, ये तत्व है। खनिज जो होते हैं सारे के सारे अकार्बनिक हैं। हमारे शरीर को 24 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। जो हमें अधिक मात्रा में चाहिए उनको मैक्रो मिनरल्स बोलेंगे, जिनको कम मात्रा में चाहिए उनको माइक्रो मिनरल्स। वृहद खनिज और सूक्ष्म खनिज। वृहद खनिज में आपका कौन कौन सा आता है भाई तत्व, उनको देखते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। कैल्शियम क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाता है। कैल्शियम का यूज रक्त का थक्का बनाने में होता है। कैल्शियम रक्त का थक्का बनाता है। अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। अस्थि और दांतों के निर्माण में आपको कंकाल चैप्टर में बताया था कैल्शियम की प्रमुखता क्या है हमारे शरीर में। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, इन सारी चीज़ों को आपने वहाँ पर देखा था। फास्फोरस का भी योगदान होता है कैल्शियम और दांतों के निर्माण में, इनको मजबूती प्रदान करने में। कैल्शियम और फास्फोरस, इनको मुख्य रूप से आपको याद रखना। देखिए कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है। पोटेशियम क्या करता है शरीर में, पोटेशियम जो है ये हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। पोटेशियम का क्या योगदान होता है, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। सल्फर और प्रोटीन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बाल और नाखून का निर्माण करते हैं, बाल और नाखून का। एंड सोडियम क्या करता है, ये बीपी को नियंत्रित करता है, जो हमारे शरीर में रक्तचाप है। इसके साथ ही आपको नर्वस सिस्टम चैप्टर में बताया था कि ये तंत्रिकाओं के आवेग संचरण में आवश्यक होता है। शरीर में जल को रोक कर रखता है। तो सोडियम जल के साथ मिलकर क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो शरीर में जल को रोकने का काम कौन करता है,
सोडियम करता है। तो ये बहुत सारे जो यूजेस हैं इनके, आप इनको याद रखना कि कैल्शियम, फास्फोरस ये दांतों और अस्थि के निर्माण में सहायक होते हैं, इनको मजबूती प्रदान करते हैं। पोटेशियम हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। सल्फर बाल और नाखून के निर्माण में सहायक होता है। सोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तंत्रिकाओं के आवेग में संचरण के लिए आवश्यक है। एक सूक्ष्म खनिज, ये सूक्ष्म खनिज कौन कौन से हैं? इनमें सूक्ष्म खनिज में आपका आयोडीन है, आयरन है, कोबाल्ट, फ्लोरीन एंड मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इनकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनकी आवश्यकता तो होती है। देखिए आयोडीन की यदि कमी हो जाएगी तो आपको घेंगा रोग हो जाता है गले में, एंड आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। तो इनकी आवश्यकता तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, फिर भी उसमें भी ये कम हो गए तो इनसे डिसीज़ बन जाती है। इनको हम डिसीज चैप्टर में पढ़ेंगे किसकी कमी से क्या होता है। बाकी अभी आप ये याद रखना कि इनकी भी आवश्यकता होती है लेकिन हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है। जल में क्या याद रखना है, जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रासायनिक सूत्र H2O। दो अणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन का मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ 2:1 का रेशियो होता है, H&O, H2O होता है। यदि जल की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। इससे क्या होने लगता है, आपको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। जल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि 65% हमारे शरीर में जल ही पाया जाता है। कोशिका चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो जीव द्रव्य था उसमें जल था। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें 99% जल होता है। बाकी पाचन की क्रिया में जल चाहिए। बड़ी आंत जल का अवशोषण करती थी। सोडियम जल को रोक के रखता है। तो जल का हमारे शरीर में बहुत सारा वर्क होता है। जल हमारे शरीर में ताप नियंत्रण का काम करता है, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है। जब भी हमारे शरीर में 1% जल की कमी होती है उस समय में प्यास लगती है, और 10% से अधिक यदि जल की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। जल के भी बहुत सारे अपने यूजेस हैं, ये भी न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी याद रखना। और ये जल बहुत आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। नेक्स्ट है मोटा चारा या रुक्षांश, रफेज। इनका क्या कार्य होता है, इनका केवल आपको एक कार्य याद रखना है, ये हमारे शरीर में जल को रोकने का काम करते हैं। जैसे सोडियम जल को रोकता था इसी तरह ये भी जल को रोकते हैं, जल को रोकने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर में पचते नहीं हैं। आरनाल की दीवारों को साफ करने का भी कार्य करता है मोटा चारा का। और क्या काम होता है, आरनाल की जो दीवारें होती हैं उसको भी साफ करने का काम करता है। ये हमारे शरीर में जल को रोक कर रखता है। ये रेशेदार होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो साग के डंठल में क्या होता है, मोटा चारा या रुक्षांश। ये हमारे शरीर में पचते नहीं है। इनका मुख्य काम क्या हो गया, आरनाल की दीवारों को साफ करना, हमारे शरीर में जल को रोक कर रखना। इसका भी अपना कुछ योगदान होता है न्यूट्रिएंट्स में। जो 7 महत्वपूर्ण घटक बताए भोजन के, उनमें से आपने 6 को पढ़ लिया। सातवां जो विटामिन है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे, एसएससी, सीडीएस इन एग्जाम्स में। इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ए का क्या है, बी के कितने भाग हैं, ये सारे के सारे इस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, इनको हम सारा विटामिन चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।